अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस की लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि फंक्शंस बनाने के लिए मोटिवेशन क्या है, हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या यूजेबिलिटी मिलती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मली फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शंस को मज़ीद डिटेल में देखेंगे, उसका सिंटैक्स और फंक्शंस की टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फंक्शंस की दो कैटेगरीज हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ये वो फंक्शंस हैं जो किसी न किसी लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टोरियल के लिए और कम्बिनेशन के लिए बनाए। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज में मिलते हैं उनको देखेंगे कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे पता लगेगा कि कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, और इसके बाद हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। So these are the multiple examples of predefined functions that are defined in multiple libraries. The name of library is written in the column header file. This is the name of the function and the list of parameters that a function take, and then these are the types of the parameters that this function accept, and this is the result or return value that is returned by the function. So when you use the absolute function, the result is the absolute value of any number. For example, you would give the value absolute 7 and you can return the value 7. Absolute minus 7, the answer will be 7. This is the type of the integer. आप इंटीजर के अलावा इसमें डबल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में मेंशन्ड है कि आप इसको इंटीजर और डबल दोनों टाइप के पैरामीटर्स दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का सील लेना हो तो आप इसमें हमेशा डबल टाइप का पैरामीटर जाएगा और आपको सील रिटर्न कर देगा। कॉस कैलकुलेट करना हो, एक्सपोनेंशियल ई रेज़्ड टू पावर एक्स कैलकुलेट करना हो, ई की वैल्यू 2.718 है, इसमें भी डबल पैरामीटर एक्स की वैल्यू डबल होगी। सिमिलरली एफ एब्सोल्यूट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे पास एब्सोल्यूट का फंक्शन भी है, एफ एब्सोल्यूट का फंक्शन भी है। ये हम आगे देखेंगे कि दोनों के यूज करने में क्या फर्क है। कुछ मजीद एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फ्लोर है, आपने किसी भी नंबर का फ्लोर कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। इसके अलावा सी मैथ के फंक्शंस में पावर का फंक्शन आ जाता है और स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाता है। जो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं ये कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। सो अगर इसमें देखें कि इसकी रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप क्या है और इसके पैरामीटर्स क्या है, मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस लॉर। ये मुझे ये बताएगा कि अगर मैं इसे कोई कैरेक्टर पास करूंगा तो क्या ये जो ये वाला कैरेक्टर है ये लोअर केस में या अपर केस में है, कैपिटल है या स्मॉल है। इस केस में मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इसको तो मैं कैरेक्टर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने इंटीजर लिखा हुआ है। सो इंटीजर इसलिए लिखा है कि उसकी आस की वैल्यू भी ले सकता है, एज की आप आस की वैल्यू भी पास कर सकते हैं। उस बेस पे आपको बताएगा कि ये जो आपने आस की वैल्यू जिस कैरेक्टर की पास की है वो लोअर केस कैरेक्टर की है या अपर केस कैरेक्टर की है। सो ये हमें आंसर में इंटीजर रिटर्न करेगा। सो इंटीजर 1 का मतलब होगा ट्रू और 0 का मतलब होगा फॉल्स। इसी तरह से इस अपर है जो आपको ये बताएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो अपर केस में है या नहीं है। अगर आपने इस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो ये फंक्शन है टू लोअर या टू अपर। ये सारे के सारे फंक्शन सी टाइप में डिफाइंड हैं। सो जब हम कैरेक्टर एरेज में या सिंगल कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं तो ये फंक्शन हमें हेल्पफुल होते हैं।
रीड प्रोसीड करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज करेंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट x raised to power y यूजिंग द प्रीडिफाइंड फंक्शन पावर। सो इसमें अगर मैं देखूं, जो x का पैरामीटर है डेट इज ऑफ टाइप डबल और y का भी जो पैरामीटर है डेट इज ऑफ टाइप डबल। सो हम जो प्रोग्राम अपना लिखेंगे, इंट मेन cout एंटर x सीन x। सो x डिक्लेयर्ड नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल x, और y को भी बाद में यूज करना है, y को भी डिक्लेयर करवा दिया। cout एंटर y एंड सीन y, और इसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे इंट पावर, सॉरी, द आंसर द रिटर्न टाइप विल बी डबल। ये मुझे कहाँ से पता लगा? जो पहले हमने फंक्शंस की एग्जांपल्स उसमें स्पेसिफिकेशन देखी थी, पावर के फंक्शन की जो स्पेसिफिकेशन थी वो ये थी कि पावर का फंक्शन हमेशा डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। सो सी आउट पावर। इसकी जो आउटपुट आएगी वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। सो इसके लिए हमें पावर के फंक्शन के लिए हैश इंक्लूड सी मैथ, और सी आउट के फंक्शन के लिए आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी चाहिए होगी। सो इसकी जो आउटपुट आएगी डेट विल बी एंटर एक्स, आई विल एंटर द वैल्यू 2, और enter y, I will enter the value 3. The answer will be 2 raised to power 3. That will be 8. The second category of the function is user defined function. ये वो functions हैं जिसे हम खुद define करते हैं, ये किसी ना किसी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होते। इसकी रिटर्न टाइप की बेस पे इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट type is value returning function and second type is functions that do not return any value. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक कॉलिंग फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। और कॉलिंग फंक्शन अपना काम करते करते कहीं जाके उसने फंक्शन कॉल किया तो आपका एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपका एग्जीक्यूशन का फ्लो वापस आ जाएगा। सो जब यहाँ से फ्लो जाता है उसके साथ कोई इनपुट भी जा रही थी। फैक्टोरियल के केस में यहाँ पे n एज अ इनपुट जाता था। n इनपुट जाने के बाद यहाँ पे n का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता था और आंसर रिटर्न होता था विच वाज सेव्ड इन n फैक्टोरियल वेरिएबल। सो ये वो फंक्शंस हैं जब भी वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको हम कॉलिंग फंक्शन में उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी टाइप के फंक्शंस वो हो सकते हैं कि कॉलिंग फंक्शन ने कॉल्ड फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे इधर ट्रांसफर हुआ, इनपुट भी कोई जा सकती है नहीं भी जा सकती, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का फ्लो वापस आएगा तो वहां पे कोई आउटपुट नहीं होगी। सो इसकी जब हम वैल्यू कहीं पे सेव नहीं कर सकते, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू कहीं पे हम किसी वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। ये फंक्शन तो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है, ये वैल्यू नॉट रिटर्निंग फंक्शन है। तो ये वाली कैटेगरी हमें जब वैल्यू रिटर्न करती है तो हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिटर्निंग फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। हमारे पास दो टाइप के फंक्शन हैं। पहली टाइप जो फंक्शंस की है डेट इज फंक्शंस दैट रिटर्न वैल्यू, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन एंड वैल्यू नॉट रिटर्निंग फंक्शंस। दोनों का सिंटेक्स मामूली सा फर्क है। Let's say I develop a function calculate square that will calculate the square of a given
integer int n. So int n is the parameter, and it will return a square of type integer. So int result is equal to n multiplied by n. So it will calculate the uh, square of n and we will return result. अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पे इंटीजर टाइप ये बता रही है कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप इंटीजर है। सो वैल्यू नॉट रिटर्निंग में हम देखते हैं, इसमें भी हम डिस्प्ले स्केयर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले स्केयर इंट एन। इसमें भी उसी तरह से इनपुट जाएगी, लेकिन चूंकि इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होगी तो इसकी रिटर्न टाइप हमने क्या रख दी, वाइड। वाइड का मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें उसी तरह से रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एन कॉस एन, सी आउट रिजल्ट इज तो अगर आप इसमें यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, वाइड। अब इसमें जब हमने स्केयर कैलकुलेट किया तो इसी फंक्शन में यूजर को डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन यहाँ पे ये रिजल्ट कैलकुलेट करके कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा और वो उसको बाद में डिस्प्ले करवाएगा या उसे किसी और कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेगा। पहले हम उन फंक्शंस की एग्जांपल्स देखेंगे जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है कि राइट अ C++ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट x स्क्वायर प्लस 2। सो इस प्रॉब्लम को हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं और जब इसका स्केल कैलकुलेट हो जाएगा उसमें प्लस 2 ऐड कर लेंगे। सो हम अपना मेन का फंक्शन देखते हैं कि मेन का फंक्शन कैसा होगा। इंट मेन cout enter the value of x and scene we will take the value of x from the user and declare this variable int answer is equal to square of x प्लस 2। सो मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने स्केयर कैसे कैलकुलेट करना। अब ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को भी डिफाइन नहीं किया। फंक्शन को डिफाइन हम यहाँ पे करेंगे इंट स्केयर that will take the value int n, return n class n। सो ये हमें स्केयर रिटर्न कर देगी, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और इसका आंसर हम सी आउट करवा देंगे। इसके लिए शुरू में आपको जो भी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी डेट विल इंक्लूड IOStream एंड यूजिंग नेमस्पेस std। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे ही हमारे पास एक प्रॉब्लम आया हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा कि हम स्केयर एक सेपरेट फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे ये कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। अगेन जब फंक्शन को कॉल करेंगे जो पैरामीटर पास किए जाएंगे डेट विल बी नोन एज एक्चुअल पैरामीटर, और जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये पैरामीटर्स कहलाएंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। तो सेकेंड एग्जांपल जो हमारे पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन की है डेट इज टू राइट अ C++ फंक्शन डेट कैलकुलेट x रेज़ टू पावर y। हमने ये देखा था प्री डिफाइंड फंक्शन में कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन सी मैथ की लाइब्रेरी में मौजूद है डेट विल कैलकुलेट x रेज़ टू पावर y यूजिंग द फंक्शन
POW। लेकिन हमने इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करना, हमने अपना फंक्शन खुद बनाना है। तो पहले हम मेन का कोड लिख लेते हैं, इंट मेन। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। दो वेरिएबल एज अ इनपुट लेंगे, mn cout एंटर m। तीन यूजर से m की वैल्यू एज अ इनपुट लेंगे, cout एंटर n और सीन n। इंट आंसर इज इक्वल टू पावर का फंक्शन जो हम खुद बनाएंगे उसको कॉल करेंगे, उसको m और n की वैल्यू आउटपुट एज अ पैरामीटर पास करेंगे और cout आंसर कर देंगे। अब ये फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि चूँकि इसकी वैल्यू रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटीजर है, जो हम आंसर सेव कर रहे हैं वो इंटीजर वेरिएबल में सेव करना है। सो उसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होगी। फंक्शन का नाम पावर है, इसको दो पैरामीटर पास होंगे, इंट x और इंट y। इसका नाम हम इंट n भी रख सकते हैं, लेकिन इसको देखते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें आंसर कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न p कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि p के अंदर आंसर कैलकुलेट हो। इंट I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू y, I प्लस प्लस। सो y की जो वैल्यू है 3 दफ़ा x को मल्टीप्लाई करना है। सो p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय x। सो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर पावर कैलकुलेट हो जाएगी। सो अब चूंकि हमने ये फंक्शन अपना खुद बना लिया है, हमें इस फंक्शन को कहीं पे किसी भी लाइब्रेरी से लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट हमें सी आउट के लिए लाइब्रेरी चाहिए होगी, हैश इंक्लूड iostream और यूजिंग नेम स्पेस std। हमने जो एग्जांपल वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन से की है उसको ऐसे फंक्शन से सॉल्व करते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, एक्स के प्लस टू। सो हमारे पास प्रॉब्लम आई, हम उसी तरह से सोच सकते हैं कि एक्स के चूँकि हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको एक मॉड्यूल बना लेते हैं जिसको हम स्केयर के फंक्शन में ले जाते हैं और बाकी वैल्यू हम मेन के फंक्शन में कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसी तरह से हम मेन का फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन रिटर्न 0 और यहाँ पे हम x को डिक्लेयर करते हैं, x की वैल्यू यूजर से इनपुट लेते हैं, cout एंटर x सीन x। सो वैल्यू लेने के बाद हम चूंकि एक स्केयर का फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, स्केयर ऑफ x और उसकी वैल्यू कहीं पे क्या हम सेव कर सकते हैं? नहीं। हम यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसको किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया जा सकता। सो जब ये स्केयर की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो इसमें +2 हम कैसे ऐड करेंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल। सो हमें अपना प्रॉब्लम का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हम स्केयर के फंक्शन में ही +2 ऐड करके वहीं पे डिस्प्ले करवा दें। सो हम देखते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसे बनेगा। क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, इसको एक इनपुट जाएगी इंट x, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू n स्केयर +2 एंड सी आउट रिजल्ट। सो चूंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता ये फंक्शन, उसकी जो वैल्यू है उसको हम सी आउट करवा देंगे इसी फंक्शन के जरिए। यहाँ पे वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे विद द फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस को 5 दफ़ा डिस्प्ले करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन लिख देते हैं जो एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्प्ले करवा दे। सो ये फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी।
सो इसमें हम लिखेंगे void डिस्प्ले। इसमें हमें इनपुट भी कोई नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा एक ही वैल्यू सी आउट करवानी है। सी आउट आई एम लर्निंग C++। इसके बाद हम एंडल भी कर देते हैं और इसके लिए मेन फंक्शन में हम कोड देखते हैं कि कोड क्या होगा। हम लूप लगाएंगे int I is equal to 1, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस और 5 दफा हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले को। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्ले करवाना हो इस फंक्शन में जाके चेंज होगा और इजीली वो 5 दफा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें तो इस फंक्शन में ना तो कोई इनपुट जा रही है ना इसकी कोई आउटपुट है, लेकिन ये कोई ना कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो यूज हो सकता है। अब सवाल यह है कि जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो एग्जीक्यूशन फ्लो एक्चुअल में कंप्यूटर कैसे हैंडल करता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है फंक्शन 1, दिस इज f1। एक फंक्शन है f2 और एक फंक्शन है f3। फंक्शन 1 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और कहीं पे जाके उसे फंक्शन 2 को कॉल करना था। एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और उसके बाद अब उसे ये कैसे याद रहा कि मैंने इस जगह पे वापस आना है, लेकिन फंक्शन 2 भी दरमियान में कहीं पे एग्जीक्यूशन अपनी करते हुए उसे फंक्शन 3 को कॉल करना था और यहाँ से उसे वापस आना था। अब ये कैसे वो याद रखता है कंप्यूटर कि मैंने इस प्लेस पे वापस भी आना है और या इस प्लेस पे वापस आना है। लेट्स से हर इंस्ट्रक्शन का एक नंबर होता है। इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट्स से 11 इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3, इसको 1 2 3 नंबर देने के बजाय हम चूंकि ये फंक्शन 2 के तो हम 2 2 2 2 3 2 4 2 5 नंबर दे देते हैं। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होंगी फंक्शन 3 होंगी 3 1 3 2 3 3। सो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के नंबर हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शंस के नंबर हैं वो यूनिक हैं। जब भी फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा फंक्शन 1 से, वो इंस्ट्रक्शन जो उसने एग्जीक्यूट करनी है वो कहीं पे सेव रखेगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं फ्लो रिकॉर्ड कि मैंने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है डेट इज वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते करते वो इसको 2 कर देगा, 2 पे चला जाएगा सो ऑन। वो इंस्ट्रक्शन 6 पे जैसे ही जाएगा तो उसे पता लगेगा उसने आगे फंक्शन कॉल करना है। तो वो एक स्टैक भी कंप्यूटर मेंटेन करता है। हम यहाँ पे स्टैक भी बना लेते हैं। स्टैक में ये होता है कि जो भी चीज आप स्टैक में नीचे रखते हैं वो सबसे एंड पे निकलती है। जैसे प्लेट्स का स्टैक होता है तो जो प्लेट सबसे एंड पे आएगी वो सबसे पहले बाहर निकाली जाएगी। अगर जो प्लेट सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे एंड पे इस स्टैक से बाहर निकलेगी। सो हम ये करते हैं कि फंक्शन 1 चूंकि इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे जाके रुका था, हम इसका जो फ्लो है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 6 पे रुका हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे। अब 6 सबसे नीचे चला गया। अब हम फंक्शन 2 पे जाके इंस्ट्रक्शन नंबर 21 से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते रहेंगे एंड सो ऑन यहाँ पे चलते रहेंगे। इंस्ट्रक्शन 23 पे जाके हमें पता लगा कि हमने यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन रोक के फंक्शन 3 पे मूव करना है। सो हमने चूंकि इंस्ट्रक्शन 23 पे अपनी एग्जीक्यूशन रोकी है उसे भी हम स्टैक पे रख देंगे और फंक्शन 3 पे चले जाएंगे। अब फंक्शन 3 अपना काम खत्म करेगा तो हम देखेंगे कि हमने अपनी एग्जीक्यूशन वापस कहाँ से स्टार्ट करनी है। सो हमने अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा जो स्टार्ट करनी है डेट इज इंस्ट्रक्शन नंबर 23। सो इंस्ट्रक्शन नंबर 23 पे वापस आएंगे और यहाँ से आगे हम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब जब ये फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये चूंकि यहाँ से निकाल दिया गया था जब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली गई थी, अब स्टैक पे टॉप पे 6 पड़ा हुआ है। सो ये फंक्शन खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि स्टैक पे
क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जहाँ से हमने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है? यस, इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, जहाँ पे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आई है। अब हम सीक्वेंस में अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से 6 को ख़त्म कर देंगे। जैसे ही फंक्शन 1 ख़त्म होगा, ये देखेगा कि क्या कोई और फंक्शन में जो कॉल किया हुआ था, क्या स्टैक पे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन पड़ी है जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। सो ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास स्टैक पे कोई भी नहीं पड़ी हुई। सो हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। सो इस तरह से एग्जीक्यूशन का फ्लो हैंडल होता है कि हम एक स्टैक मेंटेन करते हैं, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो फ्लो कंट्रोल के लिए हम एक वेरिएबल कंप्यूटर मेंटेन करता है। ये काम हम नहीं करते, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको हैंडल करता है। हम स्केयर कैलकुलेट करने वाली एग्जांपल पे वापस आते हैं कि कैसा प्रोग्राम जो एक्स स्केयर कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था इंट स्केयर, उसमें एक पैरामीटर जाता था इंट एन, और यहाँ पे हम उसका स्केयर रिटर्न करते थे, जिसे रिटर्न एन क्रॉस एन भी हम कह सकते थे। सो ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है, सो इसलिए यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर लिखी है। सो यहाँ पे हम मेन का कोड भी लिख लेते हैं, इंट मेन। अब मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू नहीं लूंगा, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ। इंट एक्स इज इक्वल टू 9, इंट स्केयर ऑफ 9 इज इक्वल टू, सो ये जस्ट वेरिएबल का नाम बनाया है जहाँ पे मैं जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको सेव करूंगा, स्केयर ऑफ एक्स। सो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि इस एक्स को जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसे एक्चुअल पैरामीटर का नाम दिया था, और यहाँ पे इस पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर का नाम दिया था। जब फॉर्मल पैरामीटर्स हम यहाँ पे कहेंगे तो उसके साथ डाटा टाइप लिखनी पड़ती है, एक्चुअल पैरामीटर के साथ डाटा टाइप नहीं लिखी जाती। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और फंक्शन, दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, स्केयर ऑफ 3। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, जस्ट 3 है। अब 3 जो वैल्यू है उसका स्केयर कैलकुलेट होगा, वो n के बराबर जाएगी। सो जब भी फंक्शन कॉल होता है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को जाके असाइन हो जाती है। सो जब पहले x के साथ स्केयर का फंक्शन कॉल हुआ तो n की वैल्यू जो है वो n इज इक्वल टू x हो गई, या n की वैल्यू 3 हो गई। सो हम ये कहते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर को हमेशा एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू असाइन हो जाती है। सो जो भी फंक्शन होता है, मेन इटसेल्फ एक फंक्शन है, स्केयर का फंक्शन भी एक फंक्शन है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होती है तो मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है, आइए उसको भी देखते हैं। ये हमारे पास रैम पड़ी हुई है जिसको हमने रैम का नाम दिया। जब भी फंक्शन मेन का कॉल होगा उसको कोई ना कोई स्पेस एलोकेट हो जाएगी कि फंक्शन जो मेन है उसके लिए ये स्पेस है। स्केयर का फंक्शन जब कॉल होगा विद वैल्यू x, तो तब उसको भी स्पेस एलोकेट हो जाएगी, और अगर स्केयर का दोबारा फंक्शन कॉल होगा विद 3, तो उसको दोबारा वैल्यू स्पेस एलोकेट हो जाएगी। सो मेन में अगर हम देखें, जो हमारे वेरिएबल है वो x का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 9। सो जैसे ही हम स्केयर विद वैल्यू x कॉल करेंगे तो स्केयर के अंदर एक वेरिएबल है n, डेट इज अ फॉर्मल पैरामीटर, वहां पे ये वैल्यू कॉपी हो जाती है, यहाँ पे ये वैल्यू कॉपी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल n है जो फॉर्मल पैरामीटर है, यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी और उसके ऊपर स्केयर काम करेगा। अब स्केयर यहाँ पे रहते हुए मेन फंक्शन के अंदर पड़े हुए वेरिएबल को नहीं छेड़ सकता। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंट n इज इक्वल टू 5, स्केयर 5। सो मेन के अंदर एक वेरिएबल पड़ा है n, यहाँ पे वैल्यू है 5। अगर एक फंक्शन कॉल होता है विद द वैल्यू स्केयर इज इक्वल टू स्केयर n, तो यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 5 चला जाएगा, लेट्स से। अब 5 की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 5 चला जाएगा, तब तो इजीली समझ आता है कि 5 के साथ कॉल हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे n रख दूं तो इस n के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस n के अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कॉपी होने का क्या मतलब है, इसको हम अगली स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। वैल्यू कॉपी होने के कंसेप्ट को हम इस स्लाइड में डिटेल से देखते हैं। लेट्स से
कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंट, जो वो यूज़र से लेगा, और इसका नाम रख देते हैं टेक इनपुट, ये फंक्शन का नाम है, और इसको कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट नहीं जाएगी। और इसमें हम कहते हैं cout int m, cout enter the value, enter value, और scene m return m। तो यूजर से वैल्यू लेके हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करा दिया। और मेन फंक्शन के अंदर अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे इनपुट ना लें तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं कहता हूँ टेक इनपुट, जो इनपुट आएगी वो मैं इंट n में सेव कर लेता हूँ। अब ये इनपुट लेके यूजर से n में हमें इनपुट दे देगा। इस इनपुट को हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और तरीकेकार भी हो सकता है इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस काम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल ले लें जिसमें हम इनपुट लेना चाह रहे हैं, इंट मेन इंट m। तो हम कहते हैं टेक इनपुट इन द m, क्योंकि अब ये वेरिएबल हम उसे बना के पहले से दे रहे हैं जिसमें उससे इनपुट लेनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी चाहिए। सो हम इसकी रिटर्न टाइप सेट करते हैं void टेक इनपुट इंट m सीन m कर लेते हैं। इसके साथ हम कोई भी वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, एंटर m। ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम इनपुट लेंगे m की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, और यहाँ पे जब हम सी आउट करेंगे तो वो वैल्यू सी आउट हो जानी चाहिए। सो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हम एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो मेन से यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे, एक वेरिएबल m बनेगा जो टेक इनपुट को पास हो जाएगा m की जगह पे, और यहाँ पे जब हम इनपुट लेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सो यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करता है इनपुट देते हुए, हमारे कंसोल पे आता है एंटर m, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 6। असल यहाँ पे 6 सी आउट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वही वजह है जो मैंने आपको पहले बताई कि रैम के अंदर हर फंक्शन की एक स्पेस होती है। सो एक फंक्शन है मेन, उसकी एक स्पेस है रैम में, और एक फंक्शन है हमारे पास टेक इनपुट, उसकी भी रैम में स्पेस है। जब भी फंक्शन कॉल होता है उसे स्पेस मिलती है। मेन का फंक्शन जब कॉल होगा तो एक m को एक स्पेस एलोकेट होगी जिसमें कोई गॉर्बेज वैल्यू पहले से पड़ी हुई है। जैसे ही मैं टेक इनपुट का फंक्शन कॉल करूंगा, टेक इनपुट का फंक्शन कॉल करने पे ये जो m की वैल्यू है, m की जो गॉर्बेज वैल्यू है, वो यहाँ पे कॉपी होके इस m में आ जाएगी, इस m में गॉर्बेज वैल्यू आ जाएगी। अब इस जगह पे जो मैं इनपुट लूंगा वो इस वेरिएबल में इनपुट जाएगी, इस वेरिएबल में इनपुट नहीं जाएगी। जैसे ही ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा, और वापस जाके जब मैं सी आउट करूंगा यहाँ पे तो इस m की वैल्यू सी आउट कराएगा। जब इनपुट तो हमने इस m में ली थी, और इस m की वैल्यू जो यहाँ पे थी इस ब्लॉक के खत्म होने से खत्म हो गई। जैसे ही ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ये ब्लॉक डी एलोकेट हो जाएगा, इसकी मेमोरी से इसको खत्म हो जाना चाहिए। सो हमारे पास जो यहाँ पे मेन के अंदर m पड़ा है वो चेंज नहीं हुआ। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जब भी फंक्शन कॉल होता है उसकी वैल्यू कॉपी होती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने फंक्शन को कह सकते हैं कि आपने वैल्यू कॉपी नहीं करनी, उसी वेरिएबल को यूज करना है। इसी वेरिएबल को अगर यूज करना हो तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और इस मैकेनिज्म को कि जब भी हम वैल्यू किसी फंक्शन को पास करते हैं वो कॉपी होने के बाद पास होती है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं पास बाय वैल्यू। इसकी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। सो टू समराइज कि हमने इस वीडियो में
किन किन टॉपिक्स को स्टडी किया। सबसे पहले हमने फंक्शंस की कैटेगरीज देखी जो दो होती हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन में मजीद हमने दो टाइप देखी, ऐसे फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ऐसे फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। उसके बाद हमने ये देखा कि कोई कंप्यूटर किसी भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को या उसके फ्लो को कैसे हैंडल करता है, वो इस बात को कैसे याद रखता है, कैसे रिमेंबर करता है कि मैंने इस फंक्शन पे जिससे मैं कॉल करके आगे गया हूँ उस स्टेप पे वापस आना है। उसके लिए हमने देखा कि उसके लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड हमने इस फिनोमेना को देखा कि पास बाय वैल्यू का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे वैल्यू कॉपी होती है। और आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम वैल्यू कॉपी नहीं करना चाहते और जस्ट जो वेरिएबल हमारा पहले फंक्शन में बना हुआ है उसी को आगे यूज करना चाहते हैं, उस मैकेनिज्म को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम फंक्शन को एरेस पास करके देखेंगे कि एक फंक्शन को जब एज अ एरे पास होती है तो वो फंक्शन कैसे बिहेव करता है। थैंक यू।